ये एनोटेशन बंद करो, कौन यूज कर रहा है? गुड मॉर्निंग। इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर की। ये दो लेयर अपनी पेंडिंग अभी, तो छोटा सा टॉपिक है। देखो, प्रेजेंटेशन लेयर, नाम से ही पता चल रहा है प्रेजेंट करना किसी चीज को। कैसे प्रेजेंट करोगे, किस फॉर्म में प्रेजेंट करोगे, ये सारी चीज इसके अंदर है। ठीक है, जैसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने बात करी थी, इसमें वही चीज है कि वही कंप्रेस करना है या ट्रांसलेट करना है। देखो, ट्रांसलेशन सबसे पहले जो ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है वो है ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन मतलब किसी चीज को किसी दूसरे फॉर्म में ट्रांसलेट करना। जैसे जो आपका मैसेज है वो आपका क्या 01 की फॉर्म में होता है, या करेक्टर स्ट्रिंग, या किसी जो आप टाइप करते हो कोई मैसेज, वो तो आप स्ट्रिंग की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में होता है बेसिकली। वो कंप्यूटर उसको करता है आपका कन्वर्ट बाइनरी फॉर्म में। तो ये जो ट्रांसलेशन का काम है, ये सारा प्रेजेंटेशन ले रहा काम है। देखो, ये एनकोडिंग सिस्टम डिफरेंट एनकोडिंग मेथड है इसके, जो जो ये आपने इसमें यूज करने हैं वो उसके इनबिल्ट फंक्शनलिटी है जो प्रोवाइड की गई है, तो उसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका काम बेसिक जो फंक्शनलिटी है वो ये है कि जो आपका एक फॉर्म में जो मैसेज है उसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना, वो ट्रांसलेशन होता है बेसिकली। और दूसरी जो फंक्शनलिटी है इसकी वो है एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन का मतलब क्या है कि वही जैसे आपने कोई मैसेज है, आपने वो ट्रांसमिट करना है। अब ये कॉन्फिडेंशियल मैसेज है, मतलब आप चाहते हो कि भाई इसकी प्राइवेसी बनी रहनी चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसको एनक्रिप्ट कर दोगे। एनक्रिप्ट करके हो सकता है ये मैसेज आपका बन जाए GMS, मतलब कुछ भी एनक्रिप्टिंग मेथड लगाया जो आपने क्रिप्टोग्राफी वगैरह में पढ़ा होगा। तो जैसे कोई टेररिस्ट वगैरह होते हैं, या वो जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, वो एनक्रिप्ट फॉर्म में करते हैं, है ना। जैसे वो कहेंगे भाई चिड़िया उड़ा दी, इसका मतलब उसका फॉर्म क्या है, चिड़िया का मतलब बम, बम उड़ा दिया, इस टाइप से मतलब कुछ भी हो सकता है वो। ये उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो मतलब एनक्रिप्ट करना किसी चीज को ताकि उसकी प्राइवेसी बनी रहे, कोई और बंदा आके उसको मतलब मैसेज को आपका रीड ना कर पाए। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल बता सकता हूँ आपको। जैसे जब मैं काम कर रहा था प्राइवेट सेक्टर में, IT सेक्टर में, तो एक कंपनी है एक्सपीरियन, इसका प्रोजेक्ट था हमारे पास। तो एक्सपीरियन क्या होती है, काम करती थी, ये क्रेडिट स्कोर निकालती है। आपने टीवी में ऐड भी देखी होंगी क्रेडिट स्कोर की, उसके नीचे एक एक्सपीरियन लिखा मिलता है। USA की कंपनी है। तो वो क्या काम करते हैं, जो क्रेडिट स्कोर निकालते हैं वो आपकी बेसिकली जो बैंकिंग की ट्रांजेक्शन है पूरे पिछले 10 आवर में, उसमें आपने कितनी बार टाइम पे पेमेंट करी है, कितनी बार आपने फ्रॉड किया है, उसके बेस पे आपका क्रेडिट स्कोर निकालते हैं। ठीक है, अब जो हमारी कंपनी थी, तो वो क्या करती थी, इसका प्रोजेक्ट हैंडल कर रही थी। तो ये अपना जो डाटा है, अब जो कस्टमर है आपका, कस्टमर की जो डिटेल है, कस्टमर ID होगी, कुछ कस्टमर का नेम होगा, कस्टमर का एड्रेस होगा, तो ये हमें डायरेक्ट प्रोवाइड नहीं करते थे सारी चीज।
वो हमें एनक्रिप्ट करके डाटा प्रोवाइड करते थे। एनक्रिप्ट का उसका रीजन क्या था कि जो एक्सपेरिएंट था, ठीक है, वो उसके कस्टमर है, लेकिन अगर वो दूसरी कंपनी को अगर हैंड ओवर कर रहे हैं अपना प्रोजेक्ट, अगर इस कंपनी क्या है, अगर आप अपना डाटा एज इट इज आपकी दूसरी कंपनी को दे दोगे तो जैसे हम हैं, अगर हम उसका डाटा को एज इट इज उठा लेंगे, हमें पता है कि कौन सा कस्टमर है, तो उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, तो बेसिकली क्या है, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है किसी भी कस्टमर की, हो सकता है उसका क्रेडिट स्कोर बेकार आए, हो सकता है बढ़िया आए, लेकिन वो जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो बाहर लीक हो रही है। तो उसको बचाने के लिए वो क्या करते थे, ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन थी एनक्रिप्ट होके दूसरी फॉर्म में हमारे पास आती थी। जब जो भी हमने उस पर कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म करनी होती थी, वो परफॉर्म करने के बाद हम वो डाटा वापस एक्सपेरिन को भेजते थे। एक्सपेरिन वाले वापस इस जो ये डाटा आया, इसको वापस डिक्रिप्ट करते थे अपनी जो कस्टमर आईडी एक्चुअल में है उसके अकॉर्डिंग, और फिर वो जो भी आपका कस्टमर का उन्होंने एनालिसिस करना था वो करते थे। तो एनक्रिप्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने प्राइवेसी बना के रखनी है अपने क्लाइंट की, या मैसेज है जो आप ट्रांसमिट कर रहे हो उसकी प्राइवेसी बना के रखनी है। फिर आता है कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब किसी चीज को कंप्रेस कर देना, बड़ी चीज को छोटा बना देना कंप्रेस करके। इसको जैसे आपकी कोई वीडियो है या ऑडियो है, उसका औसता साइज आपकी वीडियो का सपोज 500 MB हो, आपने वो ट्रांसमिट करनी है और ताकि आपका डाटा कम लगे, तो आप क्या करोगे, इसको कंप्रेस कर दोगे। कंप्रेस होने के बाद ये आपका साइज में भी 200 MB हो जाए, या और लेस हो के 50 MB हो जाए, डिपेंड करता है। आपको एक कंप्रेशन का एल्गोरिथम बताया था डाटा स्ट्रक्चर के अंदर, क्या था वो, मैसेज करो। डाटा स्ट्रक्चर में करवाया था कि मैसेज को कैसे कंप्रेस करेंगे। दीपिका, अंकिता, तनिषा, बताओ बेटा। यस नो, आपका पता भी है नहीं है, कुछ तो बताओ। सर याद नहीं है। याद आया? हकमैन एनकोडिंग। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है किसी करेक्टर की, तो उसको हम कम डिजिट एलोकेट करेंगे, इस टाइप से था ना। यस नो। यस सर। फिर उसके बाद आता है आपका एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन में इसमें सारे सॉफ्टवेयर वगैरह भी है। तो इसका काम बेसिकली क्या है, अनेबल द यूजर वेदर ह्यूमन और सॉफ्टवेयर टू एक्सेस द नेटवर्क।
नेटवर्क को आपने एक्सेस करना है। इसकी फंक्शनलिटी देख लेते हैं। सबसे पहले नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, इसका मतलब क्या है? देखो, कोई रिमोट मशीन है, रिमोट मशीन बेसिकली जो आपका खुद का सिस्टम नहीं है, कोई और सिस्टम है दूसरा, और इस सिस्टम पे आप बैठे हो, आपका सिस्टम ये रिमोट मशीन है। आपने क्या करना है, इस मशीन से इस मशीन को एक्सेस करना है। अपने जैसे मैं अपने लैपटॉप में आपके मशीन को ओपन कर लूँ, आपकी जितने भी ड्राइव फोल्डर है वो सारे के सारे मुझे एक्सेसिबल हो जाएंगे। उसको बेसिकली हम रिमोट लॉगिन बोलते हैं, ठीक है। तो यही बेसिकली नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल है। ये अलाउ करता है यूजर को किसी रिमोट मशीन को एक्सेस करने के लिए। इसके लिए एक प्रोटोकॉल यूज होता है, टेलनेट। ये गेट नेट में पूछ लेते हैं कि भाई रिमोट लॉगिन करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है रिमोट लॉगिन के लिए, तो वो है टेलनेट, ठीक है। दूसरा इसमें फंक्शनलिटी आती है भाई फाइल ट्रांसफर करनी, एक्सेस करनी और मैनेज करनी। देखो, आपने कोई रिमोट मशीन है, उससे आपने रिट्रीव करनी है फाइल्स को अपने लोकल कंप्यूटर में, और मैनेज करनी है उनको, मतलब उसको मतलब वो होता है कि रीड राइट आपके पास परमिशन है या नहीं है, वो कंट्रोल फाइल्स वही आ जाती है बेसिकली मैनेज करनी, कि भाई कितनी आपके पास परमिशन है, या आप रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, रीड ओनली है या राइट ओनली है, जो जिस भी टाइप की परमिशन है वो हम मैनेज करेंगे। मेल सर्विस में आ जाती है कि भाई मेल को फॉरवर्ड करना, स्टोर करना, आपके जो मशीन है उसमें ईमेल फॉरवर्डिंग, जैसे आप मेल फॉरवर्ड करते हो ना किसी को, ये वही चीज़ है। फिर आती है डायरेक्टरी सर्विसेज। डायरेक्टरी सर्विसेज में बेसिकली क्या है, जो डिफरेंट डिफरेंट डाटा बेसिस है अलग अलग आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, उनको सबको आप कैसे एक्सेस करोगे, क्योंकि आपका डाटा कहीं एक जगह नहीं स्टोर होता, वो आपका मल्टीपल डिवाइसेस में स्टोर होता है, अलग अलग डाटा बेसिस है, तो उनको आपने एक्सेस करना है। जैसे गूगल है, गूगल का ये नहीं कि भाई उसका सारा डाटा यूएसए में रखा है, ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या कर रखा है, उस डाटा की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर रखी है। जैसे एशिया पैसिफिक है, एशिया के लिए उन्होंने अपना एक कहीं हेडक्वार्टर बना रखा होगा, उन्होंने अपना डाटा सेंटर, जिसको डाटा सेंटर बोलते हैं बेसिकली हम, डाटा सेंटर, जहाँ वो अपना सारा डाटा स्टोर करते हैं। ये मल्टीपल बना रखे हैं उन्होंने, यूएसए में अलग है, यूरोप में अलग है, ऑस्ट्रेलिया का अलग होगा, एशिया का अलग होगा। अब इसका फायदा क्या मिलता है, सपोज करो आपने कोई क्वेरी भेजी, गूगल पे सर्च किया, कुछ भी सर्च कर लिया XYZ, ठीक है। अब अगर एक ही कॉपी होती इस पूरे डाटा की, ये ना होती, ये ना होती, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही कॉपी है बस, वो यूएसए में है, एक ही डाटा सेंटर इनका, ठीक है। तो उसका प्रॉब्लम क्या आती है उससे, सपोज आपने क्वेरी भेजी XYZ गूगल पे, अब आपकी रिक्वेस्ट जाती मल्टीपल राउटर के थ्रू, जो यूएसए में उनका डाटा सेंटर है वहां पर, ठीक है। अब वहां से फिर आपका रिस्पॉन्स आता, तो इसमें क्या होगा, डिले ज्यादा लगेगा। आपकी रिक्वेस्ट जितनी दूर जा रही है, तो बेशक वो डिले कुछ नैनो सेकंड का हो, लेकिन डिले होगा। अब इसमें एक पॉइंट और ऐड होता है कि भाई एक ही डाटा सेंटर है, और यूज करने वाले तो करोड़ों में है, अरबों में है लोग। अब एक बंदा इंडिया में बैठ के यूज कर रहा है, दूसरा नेपाल में बैठ के यूज कर रहा है, तीसरा बांग्लादेश से यूज कर रहा है, चौथा ऑस्ट्रेलिया से यूज कर रहा है। अब सारी की सारी रिक्वेस्ट आपकी यूएसए वाले डाटा सेंटर पर जा रही है ना। तो इस पे क्या हुआ,
कंजेशन बढ़ जाएगा। कंजेशन मतलब लोड बढ़ जाएगा, जितनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आएगी। और इसमें क्या है, सबका रिप्लाई बैक करना है, इसका भी करेगा, इसका भी करेगा, सबका वो रिप्लाई कर रहा है। अब इसमें क्या होगा, डिले होगा आपका। अगर एक बंदा करोड़ों लोगों को हैंडल कर रहा है तो ऑफकोर्स उसमें डिले होगा, बेशक नैनो सेकंड का हो, मिली सेकंड का हो, लेकिन डिले होगा, है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या किया कि भाई इस डाटा सेंटर की जो मल्टीपल कॉपीज है वो अलग अलग रीजन में रख दी, कि एक एशिया के लिए रख दी, एक ऑस्ट्रेलिया के लिए रख दी, एक यूरोप में रख दी, एक आपकी यूएसए में रख दी। अब जब आप रिक्वेस्ट करते हो किसी क्वेरी की, XYZ आपने सर्च किया, तो जो आपकी रिक्वेस्ट है वो आपका जो नियरेस्ट डाटा सेंटर होगा उस पर जाती है और वहां से आपका डाटा रिट्रीव होता है। इससे क्या है, एक तो आपका लोड बैलेंस हो गया, जहाँ पहले क्या था, एक ही सिस्टम पे एक ही डाटा सेंटर पे सभी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे। अब क्या है, मल्टीपल सेंटर है तो सभी अपने अपने जो नियरेस्ट है उस पर जाती है रिक्वेस्ट। वो काम आपने नहीं देखना, वो अपना नेटवर्क अपने आप कर लेता है इनका, ठीक है। तो ये एडवांटेज हो गया इसका, आपका बेसिक कुछ सेकंड बचे, कुछ मिली सेकंड बचे, लेकिन टाइम तो बच रहा है। और दूसरा एडवांटेज डाटा सेंटर को हो गया कि इनको कम लोड हैंडल करना पड़ रहा है। तो अब ये आप ये पूछ सकते हो कि भाई अगर सपोज करो एक डाटा सेंटर में कुछ अपडेट कर दिया तो वो बाकी डाटा सेंटर में कैसे रिफ्लेक्ट होगा। वो देखो पीरियोडिकली आप ये अपडेट करते रहते हैं, जैसे इसमें कुछ अपडेट किया आपने तो ये पीरियोडिकली बाकी सभी डाटा सेंटर में भी अपडेट कर देंगे उसको, क्योंकि ये थोड़ी है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन एक ही जगह होगी, हर एक इन्फॉर्मेशन हर डाटा सेंटर पे है, लेकिन आपकी जो रिक्वेस्ट है वो नियरेस्ट पे जाती है, वो पीरियोडिकली अपडेट करते हैं, ठीक है। तो ये थी डायरेक्टरी सर्विसेज। तो इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट में देखेंगे। अब आज मुझे थोड़ा काम किया है, आपको ऐसा एक मॉडल कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा आपका शायद 16 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, सीधा क्वेश्चन उठ के आ सकता है। ये सातों लेयर आपने एक्सप्लेन करनी है डिटेल में, हर एक की फंक्शनैलिटी क्या होती है, कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, ये डिटेल में आपने एक्सप्लेन करनी है। और इस पे यूजीसी नेट गेट में क्वेश्चन आते हैं भाई, एक तो पूछ लेंगे कि भाई आप नेटवर्क लेयर पे मैसेज का जो सेगमेंट पार्ट है उसको क्या बोलते हो। जैसे मैंने बताया था ना, मैसेज सेगमेंट, डाटाग्राम, फ्रेम, पीडीयू, इस टाइप से कौन से लेयर पे क्या बोलते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन 2012 में आया था, आई थिंक 11 या 12 में। और किस लेयर की क्या फंक्शनैलिटी है, ये आपको 5-7 फंक्शनैलिटी बता देंगे कि भाई उसमें से बताओ आपका कौन सी फंक्शनैलिटी किस नेटवर्क लेयर की है, इस टाइप से पूछ लेंगे। या फिर ये पूछ लेंगे कि भाई जो आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस आपका नेटवर्क लेयर पे यूज होता है या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज होता है, सॉरी नेटवर्क पे या डाटा लिंक पे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट पे आईपी प्लस आपका पोर्ट नंबर यूज होता है। ये मैक आपका कौन से लेयर पे यूज होता है। अगर आपका कोई मैसेज है वो ट्रांसमिट करना है विद इन सेम नेटवर्क, उसके लिए मैक एड्रेस यूज होगा या आईपी एड्रेस यूज होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। और इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं भाई, जैसे प्रोटोकॉल्स है, कौन सी लेयर में कौन से प्रोटोकॉल है वो मैं आगे बताऊंगा अभी, लेकिन आ जाता है कि भाई एफटीपी प्रोटोकॉल है वो कौन सी लेयर का है, टेलनेट कौन सी लेयर का है, या टीसीपी और यूडीपी, जो मैंने अभी आपको एक नाम बताया लास्ट लेक्चर में, टीसीपी यूडीपी, ये कौन सी लेयर के प्रोटोकॉल हैं। अब ये पूछ लेंगे टीसीपी कनेक्शन लेस है या कनेक्शन ओरिएंटेड है, कनेक्शन ओरिएंटेड है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इस पे गेट नेट में, लेकिन आते जरूर है, ठीक है। तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो।